हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। आइए आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एक नया टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की केंद्रीय सत्ता और उसका पतन। यानी आज हम दो टॉपिक देखेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की केंद्रीय सत्ता। केंद्रीय सत्ता से हमारा क्या अभिप्राय है? केंद्रीय सत्ता से अभिप्राय है हड़प्पा की सेंट्रल पावर कौन सी थी, यानी वहाँ रूलर्स कौन थे, वहाँ राजा कौन थे, शासन कौन करते थे। तो सीबीएसई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ, जो कि जनरली स्टेटमेंट में आता है। आप देख पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सत्ता के केंद्र और सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इतिहासकार हैं या जो पुरातत्वविद हैं वो हड़प्पा के जो सेंट्रल पावर है, केंद्रीय सत्ता है, शासक वर्ग है, उसके बारे में कोई भी तुरंत और क्लियर आंसर नहीं दे पा रहे हैं, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं, वो अनुमान लगाते हैं। तो आइए देखिए कि पुरातत्वविद जो हैं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या लॉजिक देते हैं, क्या तर्क देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिखाया है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही बड़ा सा भवन मिला है, बहुत बड़ा एक रूम। इतिहासकार उसके लिए अनुमान लगाते कि ये प्रासाद रहा होगा, पैलेस यानी महल, जहाँ संभवतः राजा में शासक जो है, शासक एक व्यक्ति भी हो सकता है या एक समूह में, वो जो शासक था वो अपने लोगों के साथ बैठ के संभवतः वहाँ अपनी परिषद मीटिंग वगैरह लेता होगा या किसी विशेष प्रयोजन से उसको यूज़ किया जाता होगा। लेकिन इतिहासकार इसके साथ ये भी कहते हैं कि यहाँ कोई भव्य वस्तु नहीं मिलती, कोई ऐसी वस्तु नहीं मिलती जिससे ये संकेत मिलता हो कि यहाँ समाज के विशिष्ट लोग, राजा या इसी प्रकार के किसी वर्ग का निवास था या वो इसका प्रयोग करता था। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि मोहनजोदड़ो में एक जो प्रासाद मिला है उसे, एक जो भवन मिला है उसे प्रासाद यानी एक महल की संज्ञा दी है, जहाँ संभवतः राजा या राजकाज के कार्य के लिए वो प्रयोग किया जाता था। बट वहाँ कोई भव्य वस्तु नहीं मिली, तो थोड़ा संशय है। दूसरा देखिए, पुरोहित राजा। ये आपको स्टैचू दिख रही है, इसे पुरोहित राजा कहा गया है। ये स्टैचू जो मिली है, अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः ये शासक वर्ग या शासक करने वाले व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है। हड़प्पा की समकालीन एक सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में इस तरह से पुरोहित राजा का कंसेप्ट था। तो इतिहासकारों ने संभवतः वहीं से प्रेरणा लेते हुए हड़प्पा में भी ज्ञात से अज्ञात की ओर जो कंसेप्ट है इसको फॉलो करते हुए ये डिसाइड किया है, ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ संभवतः जो पुरोहित वर्ग था वही शासक वर्ग था। पुरोहित वर्ग यानी जो रिलीजियस वर्क करते हैं, जो जो रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, शायद वही लोग पॉलिटिकली पावर में थे और रूल करते थे। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया है? हड़प्पा की जो एक समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, वहाँ इस तरह का कंसेप्ट मौजूद था और वहीं से पुरातत्वविदों ने ये पुरोहित राजा का कंसेप्ट लिया है। तीसरा जो हम बात देखते हैं वो है कि शासक कौन थे। शासक कौन थे? तो इतिहासकार कहते हैं कि ये जो ब्रॉन्ज एरा सिविलाइजेशंस हैं, कांस्य युगीन सभ्यताएं, इनमें बेसिकली क्लासिफाई करना मुश्किल होता है। इनमें इनके इकोनॉमिक, इनके रिलीजियस, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, उनमें डिफरेंस करना मुश्किल होता है। कैसे? संभवतः एक व्यक्ति जो शायद सबसे बड़ा पुरोहित, एक महान, एक सबसे बड़ा ग्रेट पुरोहित होता होगा, जो राज्य के धार्मिक अनुष्ठान करता होगा, हो सकता है वही राज्य का धनी व्यक्ति भी होगा और शायद वही प्रशासन के मेन जो डिसीजन है वह लेता होगा। यानी ये कुछ क्लियर नहीं है। हो सकता है एक ही व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से स्ट्रांग हो और वही करता हो। एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है। तो इतिहासकारों ने अपने ये तर्क प्रस्तुत किए हैं। आइए अब इतिहासकारों के विभिन्न मत कौन से हैं राजा के बारे में, वो कहते हैं। कुछ अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है
कि यहाँ कोई शासक नहीं था। कुछ का मानना यहाँ कई शासक थे और अधिकांश जो हमारे इतिहासकार हैं उनका मानना है कि यहाँ एक ही शासक थे। तो देखते हैं हम अलग अलग जो इनका नजरिया है। कोई शासक नहीं था, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ कोई भी शासक नहीं था और सब सोशली इक्वल थे, सब सामाजिक रूप से समान थे। किसी एक व्यक्ति वर्ग विशेष का कोई विशेष महत्व नहीं था। ओके। सेकंड कहते हैं कि यहाँ कई शासक थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जैसे मोहनजोदड़ो यानी जो बड़ी बस्तियां थी, हड़प्पा, ये जो थे ये सत्ता के अलग अलग केंद्र थे, अलग अलग राजधानियां थी और यहाँ से अलग अलग शासक शासन किया करते थे, यानी यहाँ एक से अधिक शासक थे। अब देखते हैं हम तीसरा और सर्वमान्य तथ्य, यानी एक ही शासक, यानी पूरी हड़प्पा सभ्यता में एक ही शासक था। अब इसके पीछे उन्होंने लॉजिक्स बताए हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है, इसके पीछे क्या एविडेंसेस हैं, क्या लॉजिक्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ बताई है कि जो हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, पूरा वस्तुएं, उनमें असाधारण एक रूपता है, यानी बहुत ही एक्सट्रीम यूनिटी है, यूनिफॉर्मिटी है। हड़प्पा के चाहे वो मिट्टी के बर्तन हैं, चाहे उसकी सील्स हैं या बीड्स या मापतोल के बाट, सभी में पूरी हड़प्पा सभ्यता के चाहे किसी भी बस्ती में ये मिले हैं, सब में एक यूनिफॉर्मिटी है, एक समान एक रूपता है, बिल्कुल रत्ती भर भी फर्क नहीं है। यानी संभवतः ये एक ही शासक के निर्देशों से तैयार होते थे, इसलिए यहाँ एक ही शासक था, ऐसा प्रूव होता है। दूसरा हम देखें, हड़प्पा की बस्तियां कैसी थी? नियोजित बस्तियां, प्लैंड बस्तियां थी। हर बस्ती में 2 भाग बटे हुए थे, नगर दुर्ग और निचला नगर, और हर बस्ती में जल निकास की उचित व्यवस्था थी। प्रत्येक बस्ती में निचले नगर में चबूतरे बनाए गए, पहले सड़कें और गलियां फिक्स की गई, फिर उनके पास घर बनाए गए। घरों से प्रत्येक घर से नालियों की व्यवस्था गली से होते हुए जो सड़क है उसकी मुख्य गली से नाली से होते हुए शहर के बाहर तक जाती थी। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि हड़प्पा सभ्यता के सभी शहरों में ड्रेनिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा था। यानी पूरी हड़प्पा सभ्यता में अगर हम धोलावीरा और लोथल को छोड़ दें तो बस्तियां बहुत ही प्लैंड थी और जल निकास व्यवस्था भी अच्छी थी, एकदम यूनिफॉर्मिटी थी। और ये एक जैसी चीज़ें एक ही राजा के निर्देश से पॉसिबल हैं। अगर अलग अलग शासक होंगे तो अलग अलग निर्देश होंगे तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं पाई जाएगी। ओके, तीसरा पॉइंट देखिए, ईंटों का आकार निश्चित अनुपात, यानी ईंटें जो हैं पूरे हड़प्पा में आपने देखा कि जो ईंटें हैं, ईंटों का सेम रेशियो था, सेम अनुपात। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 था। वो चाहे आप बड़ी बस्ती हड़प्पा मोहनजोदड़ो देखें या चन्हूदड़ो जैसी अन्य छोटी बस्तियों में देखें, हर जगह आपको ईंटों से भवन, नालियों का निर्माण दिखाई देता है। साथ ही साथ एक अनुपात, एक आकार, एक साइज की वो मिलती हैं। तो ये भी असाधारण एक रूपता थी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, जो शासक थे, उनके द्वारा बहुत तरह तरह के शिल्प कार्य किए जाते थे। शिल्प कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता था, जिसके लिए कच्चे माल की जरूरत थी। तो कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक प्लान्ड वे में नज़दीकी क्षेत्रों में अपनी बस्तियां ही स्थापित कर ली, ताकि उन्हें आसानी से ये शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल मिल सके। हम इसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। कच्चा माल प्राप्त करने की जो 3 नीतियां थी उनके बारे में, उनमें से एक नीति थी, एक तरीका था बस्तियां स्थापित करना, सेटलमेंट्स बनाना। तो ये जो बात है, ये जो डिसीजन है, ये भी सामूहिक रूप से कलेक्टिवली पूरी सभ्यता के हित को देखते हुए एक ही राजा के द्वारा लिया गया निर्णय प्रतीत होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चाहे वो ईंट बनाने का काम है या बड़ी दीवारें बनाने का, दुर्ग को किलेबंद करने के लिए दीवारें, या निचला नगर है उसमें बड़े बड़े चबूतरे, हर किसी चीज के लिए बड़े पैमाने पर
श्रम का संगठन ज़रूरी था। बड़े पैमाने पे लेबर की ज़रूरत थी। लेबर को मैनेज करना, उसे कंट्रोल करना, उसको सुपरविज़न करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, हर तरह से उसको कंट्रोल जो करना है, ये सब मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये एक ही राजा के लीडरशिप में कह दें, यानी एक ही शासक, एक ही सेम नीति निर्माण के तहत ये मैनेज किया गया, तभी पूरी हड़प्पा सभ्यता के ईंटें हों, चबूतरे हों, नगर नियोजन हो, सब में एक समान यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, एक समानता पाई जाती है। साथ ही साथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में बड़े बड़े भवन मिले हैं, जिसे अन्नागार कहा गया है। ये भी एक राजा की पॉलिसी प्रतीत होती है, प्रजा के हित में फूड, अनाज, इनको स्टोर करने की। तो लर्नर्स, जो 3 हमारे ये जो मत हैं, इनमें सबसे वैलिड, सबसे ज़्यादा जिसको सही माना गया है, वो सबसे लास्ट लॉजिक है, सबसे अंतिम तर्क एक ही शासक था। क्योंकि ये जो अबाउ लॉजिक्स हैं, ये जो तर्क हैं, ये साबित करते हैं कि ये सब तभी संभव हो सका जब ये किसी एक राजा के द्वारा लिया गया डिसीजन था। अगर ये अलग अलग शासकों द्वारा लिए गए निर्णय होते तो संभवतः इसमें एक रूपता नहीं पाई जाती। तो आइए हम आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता और उसका पतन। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का जो क्वेश्चन है, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें अलग अलग 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हड़प्पा सभ्यता के का पतन हो गया, उसके क्या एविडेंसेस हैं, एंड सेकेंड वन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के रीजंस क्या थे, कारण क्या थे। तो जो एविडेंसेस हैं उनको हम देखेंगे 2 अलग अलग पॉइंट्स में, 18th सेंचुरी BC, 1800 BC प्लस 1900 BC। और दूसरा हम देखेंगे पतन के कारण, जिसमें कई कारण आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़ का आना, सिंधु नदी का रास्ता बदल लेना, और आर्यों का या बर्बर जो आक्रमण है वो। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, एविडेंसेस, साक्ष्य। ऐसे कौन से एविडेंसेस हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा का डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो पहला बताया है 1800 BC, यानी 1800 ईसा पूर्व में लगभग 2 चीज़ें यहाँ बताई है। एक तो बताया चोलिस्तान का जो क्षेत्र है, यानी भारत के थार के रेगिस्तान के पास जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, वहाँ हड़प्पा बस्तियों को त्यागने के, छोड़ने के एविडेंसेस मिले। और दूसरी तरफ गुजरात और कुछ हरियाणा, यूपी के प्रदेश में नई बस्तियां बनने, उनके अस्तित्व में आने के सबूत मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। तो इस 1800 BC में 2 चीज़ें समझाई हैं। एक तो थार के रेगिस्तान और उसके आसपास का पाकिस्तान के क्षेत्र में बस्तियों को छोड़ने के, प्लस गुजरात, हरियाणा और जो पश्चिमी यूपी है उसमें नई बस्तियों के बनने के संकेत मिलते हैं। ओके, अब दूसरा ये 1900 BC, 1900 ईसा पूर्व के लगभग क्या संकेत मिलते हैं। इसमें हमें कुछ नई बस्तियों के अवशेष मिलते हैं जिन्हें उत्तर हड़प्पा नाम दिया गया। अब इन बस्तियों को जब एनालिसिस करते हैं तो क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो बताते हैं कि इसमें कुछ भौतिक संस्कृति के बदलाव आए। यहाँ जो चीज़ें मिली हैं उनको और हड़प्पा की पुरावस्तुओं को, आर्टिफैक्ट्स को जब मैच करते हैं तो इसमें बहुत बहुत डिफरेंसेस नज़र आते हैं। क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं? ऐसा लगता है कि हड़प्पा की जो पुरावस्तुएं हैं वो जैसे समाप्त हो गई। हड़प्पा की जो विशेषताएं थी, जो उसकी स्पेशलिटी थी, वो चीज़ें जैसे कहीं गुम सी हो गई हैं। जैसे हड़प्पा के बाट हैं, या उसकी सील्स, या उसके जो पैमाने हैं माप तोल के, या लेखन कह सकते हैं, लंबी दूरी का व्यापार, उसके शिल्प उत्पादन कार्य, उसके बिल्डिंग्स, उसके जो नगर नियोजन की टेक्निक्स थी, शहर को 2 भागों में बांटना, ड्रेनिंग सिस्टम, उसकी जो बड़ी बड़ी संरचनाएं थी, सार्वजनिक संरचनाएं, ये सब चीज़ों का डिक्लाइन हो चुका था। ये सब बननी अब बंद हो चुकी थी। यानी अब जो भी चीज़ें उन्हें पुरावस्तुएं मिली हैं या खुदाई में जिस तरह के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, वो टोटली डिफर हैं किससे? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और इस बेसिस पे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो क्या कहते हैं? वो इसे एक ग्रामीण संस्कृति, यानी एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर ये संकेत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा है वो एक शहरी, एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि ये जो एविडेंसेस मिले हैं 1900 BC के बाद के जो स्थल मिले हैं, उनसे जो खुदाई की है,
उससे ये जो एविडेंसेस मिले हैं ये नगरीय नहीं बल्कि ग्रामीण लाइफस्टाइल, रूरल लाइफस्टाइल को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ जितने भी पुरावस्तुएं, मिट्टी के बर्तन या जो भी चीज़ें मिली हैं वो वैसी नहीं मिली हैं। उनकी विशेषताएं, उनकी स्टाइल, उनकी डिज़ाइंस हड़प्पा जैसी नहीं हैं। मीन्स ये कोई नई संस्कृति थी, ये हड़प्पा नहीं थी। हड़प्पा का पतन हो चुका था। तो इसे जो पुरातत्वविद हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो उत्तर हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पन कल्चर का नाम देते हैं। अनुवर्ती जो संस्कृतियां हैं ये इसे नाम दिया गया है। तो अब आप समझ चुके होंगे 1800 ईसा पूर्व में कुछ बस्तियों को ताक दिया गया और कुछ स्थानों पे नई बस्तियां बनी। और 1900 में जो बस्तियां या जो अवशेष मिले हैं उनमें जो भी पुरावस्तुएं मिली हैं वो पुरावस्तुएं हड़प्पा से मैच नहीं करती, वो एक रूरल लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए इसे उत्तर हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया है। आइए हम सेकंड पार्ट देखते हैं, हड़प्पा के पतन के कारण। हड़प्पा के पतन के जो कारण हैं, पुरातत्वविद जो हैं वो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो इस पर एकमत नहीं हैं, अलग अलग जो इसके रीजंस बताते हैं। तो आइए, पहला रीज़न माना गया है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। आपको पता है ये जो क्षेत्र है ये बेसिकली थार का रेगिस्तान और इसके आसपास वाला क्षेत्र, ये कैसा क्षेत्र है? ये शुष्क क्षेत्र है, ये ड्राई क्षेत्र है। तो बताया कि इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्कता संभवतः और बढ़ती चली गई, घग्गर नदी वो धीरे धीरे सूखती चली गई और इसके आसपास के इस क्षेत्र में जो पूरा स्थल थे धीरे धीरे उनका पतन हो गया। दूसरा हम देखें वनों की कटाई। आपको ज्ञात है कि हड़प्पा के लोग जो हैं वो कृषि करते थे। तो कृषि के लिए इतिहासकारों का मानना है कि कृषि के लिए बड़े पैमाने पे वनों की कटाई की। साथ ही साथ आपको ध्यान है कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, ईंटें पकाते थे, उन सब के लिए ईंधन की ज़रूरत होती थी। तो ईंधन के लिए भी बड़ी मात्रा में उन्होंने लकड़ी काटी। तीसरा कहा गया कि जल संसाधनों का संभवतः दुरुपयोग किया जाने लगा। इन सब से जो ज़मीन है वो बंजर हो गई और जब पेड़ काटे जाएंगे तो सॉइल इरोजन होगा और उस मृदा अपरदन से मिट्टी बह के आएगी और नदियां हैं वो गाद से भर जाएंगी। और नदियां गाद से बनेंगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? या तो फ्लड्स आएंगे या फेमाइन यानी बाढ़, सूखे, अकाल जैसी स्थिति पड़ेगी। और बार बार ऐसा होगा तो उन पुरा स्थलों का पतन हो जाएगा, लोग वहाँ से मूव कर जाएंगे, वहाँ डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ओके, तीसरा हम देखते हैं अत्यधिक बाढ़ आना। इस पॉइंट को स्पेसिफिक हाईलाइट किया गया है कि इतिहासकार इसे सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। वो कहते हैं कि कुछ पुरा स्थलों पे बार बार बाढ़ आई और सिंधु नदी जो है लंबे समय तक इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं वो बाढ़ में डूबे रहे। तो चूंकि सिंधु रिवर मेन थी और इसमें बाढ़ आने से इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं वो बाढ़ में डूबे रहे। तो क्या हुआ, एक लंबे समय में उनका पतन हो गया। और इसी के साथ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये एक भूकंप क्षेत्र भी रहा, तो संभवतः है भूकंप आने से भी कुछ पुरास्थलों का नुकसान हुआ। अब आइए, मेन रिवर है सिंधु। तो सिंधु के बारे में कहा गया है, जनरली कहा गया है कि नदियों के बार बार मार्ग बदलना या नदियों का सूख जाना, तो उनमें मेन रिवर है सिंधु। तो सिंधु जो है उसका बार बार मार्ग बदलना, तो इतिहासकार कहते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ये मोहनजोदड़ो जो शहर है उसके पतन का ये सबसे मेन रीज़न रहा होगा। वो कहते हैं कि जो सिंधु नदी है उसके बार बार मार्ग बदलने से क्या हुआ, पानी की कमी आई, कहीं सूखा पड़ गया और कहीं बाढ़ आ गई। तो पानी की कमी आई, सूखा पड़ गया, पानी की कमी आई तो क्या हुआ, तो जी अनाज पैदा होना कम हो गया। और जो लोग खेती पे डिपेंड थे वो जब धीरे धीरे ग्रेजुअली बार बार ऐसा होता चला गया तो वो इन क्षेत्रों को छोड़कर चले गए। और जो क्षेत्र अपनी प्रोडक्शन और संपन्नता के लिए रिवर पे ही डिपेंड थे, वो क्षेत्र धीरे धीरे नदी के रास्ता बदलने से क्या हुआ, वो कमज़ोर पड़ गए। वो जो वहाँ की ज़मीन वीरान और बंजर हो गई और धीरे धीरे लोग इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। तो इतिहासकार मानते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है स्पेसिफिक ये बस्ती, इसके लिए तो ये रीज़न अप्रोप्रिएट है। हो सकता है ये अन्य बस्तियों पे लागू ना रहे हुआ हो, लेकिन मोहनजोदड़ो के पतन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रीज़न यही साबित होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न माना गया बर्बर आक्रमण, यानी मैक्स मूलर के अनुसार जो मध्य एशिया से आए जो आर्य थे उनका हमला, इसका एक रीज़न माना गया, किसका, हड़प्पा के पतन का। तो व्हीलर कहते हैं
कि हड़प्पा के ऊपर आर्यों ने हमला किया, बर्बर आक्रमण हुआ और इसके कारण जो आर्य सभ्यता है उसका पतन हो गया। इसके कुछ एविडेंसेस दिए हैं इन्होंने। जैसे इन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो में जो क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र है, उसके अंतिम चरण में वहाँ जनसंहार, लोगों के मारे जाने के संकेत मिलते हैं। दूसरा बताते हैं कि जो आर्य लोग आए, जब वो आर्य आए तो आर्यों के यानी हमारे आर्य वैदिक काल में ही हमारे जो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारा जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसकी रचना हुई। और ऋग्वेद में उल्लेख है बहुत सारी चीज़ों का। तो उसमें हमारे जो देवता थे आर्यों के, इंद्र देवता, उसे पुरंदर कहा गया। पुरंदर, ये 1 मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पुरंदर का मतलब है किले तोड़ने वाला। ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि पुरंदर का क्या अभिप्राय है या किसके लिए ये वर्ड प्रयोग किया गया है। तो इंद्र को पुरंदर कहा गया और इसे किले तोड़ने वाला कहा गया। अब देखिए इसका सिंबॉलिक मीनिंग कैसे निकाला है। व्हीलर मानते हैं कि उस टाइम में कहीं भी किलों के अवशेष नहीं थे फोर्टिफिकेशन के, सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा में ही जो नगर दुर्ग है उसके फोर्टिफाइड होने के संकेत मिलते हैं। यानी ये जो नगर हैं, किले, ये हड़प्पा के नगर हैं जिनको तोड़ने की बात की है। इसका अभिप्राय यह है कि आर्यों ने अपने देवता जो इंद्र हैं उसके आशीर्वाद से आर्यों को, उनको सिंधु घाटी सभ्यता को पछाड़ दिया, उसको उस पर हमला किया, उसको नष्ट कर दिया और अधिकार कर लिया। ओके, इसके अलावा ऋग्वेद में एक चीज़ और दी है। क्या दी है कि जो आर्य है उनका मेन स्थल क्या था? पंजाब, घग्गर और हकड़ा यानी सरस्वती नदी क्षेत्र। यानी यही जो आर्य का जो हड़प्पा का क्षेत्र है, लगभग वही क्षेत्र आर्यों का था। तो उनका मानना है कि संभवतः आर्य सभ्यता जो है वो हड़प्पा के अवशेषों पर ही विकसित हुई। हड़प्पा पर उन्होंने हमला किया, जीता और उसके बाद उन्होंने अपने को यहाँ स्थापित कर लिया। और ऐसे ही और एविडेंसेस मिले हैं कि सड़कों पर मानव शव मिले हैं। जनरली जो पुरातत्वविदों ने हड़प्पा की सामाजिक और आर्थिक भिन्नता को जानने का प्रयास किया, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। तो जब ये जानने का कोशिश किया तो उसमें उन्होंने देखा कि एक विधि थी शवाधानों का अध्ययन। उस शवाधानों में उन्होंने बेसिकली कब्रिस्तानों को, वहाँ जहाँ शव दफनाए गए, उनका अध्ययन किया। तो एक स्पेसिफिक प्लेस के अलावा उनको सड़कों पर भी मानव शव मिले हैं। यानी ये एक संकेत है कि संभवतः किसी ने हमला किया और उनको मार दिया और वो वहीं उनके सड़कों और उसके आसपास उनके शव प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार इतिहासकार एक बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। वो निष्कर्ष क्या है? वो निष्कर्ष ये है कि हड़प्पा जो है वो इतनी विशाल सभ्यता थी, इतने बड़े क्षेत्र पे फैली थी, तो ना ही इसका जो पतन है वो अचानक हुआ और ना ही कोई एक रीज़न, एक फैक्टर इसके पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इतिहासकार मानते हैं कि ये सभी कारक सामूहिक रूप से हड़प्पा के पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे और इसका पतन एकाएक नहीं हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे इसका पतन हुआ। तो इतिहासकार मानते हैं कि यस, जो हड़प्पा की मोहरें, लिपि, विशिष्ट जो मनके, मृदभांड, ये पोट्रीज, इन सब का लोप हो गया, इन सब का अंत हो गया था। हड़प्पा के जो मानकीकृत बाट प्रणाली थी, यानी एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज इनकी जो वेइंग सिस्टम था, इनके जो माप तोल के बाट थे, वो सब खत्म हो चुके थे। इनके जो नगर थे, जो प्लान सिटीज़ थे, वो छोड़े जा चुके थे। यानी कुल मिला के इस सब कॉन्टिनेंट में नए नगरों का विकास हुआ। कहाँ? उत्तर भारत में आरंभिक नगर, अर्ली सिटीज ऑन द रिवर ऑफ ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यानी भारत के नए नगर शुरू होने, नए जो नगर हैं वो बनने शुरू हो गए। और वो कब हुआ? वो हुआ एक सहस्राब्दी, लगभग 1000 वर्ष पूर्व। वैसे तो 1500 वर्ष बाद, हड़प्पा के लगभग 1500 वर्ष बाद आर्यों का अस्तित्व, आर्य सभ्यता या भारत के हम कहें आरंभिक नगरों का बनना, अस्तित्व में आना शुरू हुआ। तो इस प्रकार इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा जो एक बहुत ही गौरवमयी नगरीय कांस्य युगीन सभ्यता थी, इतनी विशाल क्षेत्र में जो फैली थी, उसका पतन एकाएक होना या किसी एक कारण उसके डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा उचित प्रतीत नहीं होता। कलेक्टिवली ये सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे। तो लर्नर्स, आज का वीडियो आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसे समझिए अच्छे से, इसके नोट्स बनाइए, इसको बार बार देखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।